जर्मनी में बढ़ती महंगाई पर ऐसा बवाल हुआ कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 3 दशक की सबसे बड़ी हड़ताल हो गई। वहां उड़ानों, ट्रेनों और बसों पर ब्रेक लग गया। जर्मनी की 2 बड़ी यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन 10.5 से 12% तक बढ़ाया जाए। अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए उससे जुड़े 3 लाख कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर चले गए। और जर्मनी का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ठप हो गया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन सब वीरान दिखे। सामने आई एक तस्वीर में एक एयरपोर्ट तो एकदम भुतहा नजर आया। एक भी इंसान वहां नहीं दिखा, न यात्री वहां थे और न कर्मचारी, और होते भी क्यों, सभी उड़ानें तो रद्द थी। वहीं एक दूसरे एयरपोर्ट पर हड़ताल करने वाली यूनियन से जुड़े कर्मचारी झंडे लेकर सीटी बजाते दिखे। रेलवे स्टेशनों का हाल भी एयरपोर्टों जैसा दिखा। ट्रेन पकड़ने पहुंचे लोग हड़ताल खत्म होने के इंतजार में स्टेशन पर ही सोते नजर आए। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर बम होने की फर्जी सूचना देने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप है कि उसने नागपुर पुलिस के कंट्रोल रूम में रात 2 बजे फोन किया था और सूचना दी थी कि देवेंद्र फडणवीस के नागपुर वाले घर के बाहर बम है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस वहां तलाशी के लिए पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान बम की सूचना गलत निकली। उसके बाद पुलिस ने कॉल करने वाले का पता लगाकर उसे पकड़ लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस और ईरान के बीच खतरनाक डील हुई है, जिसके तहत रूस ईरान को साइबर हथियार दे रहा है। यानी रूस ने ईरान को ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जो इंटरनेट की स्पीड कम कर सकता है, लोगों का फोन हैक कर सकता है और विरोधियों का डेटा चुरा सकता है। मतलब रूस ईरान को नए जमाने की जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार दे रहा है, जो किसी मिसाइल या बम की तरह ही खतरनाक है और एक वक्त में एक पूरे इलाके को ठप कर सकते हैं। फर्क बस इतना होगा कि इस हथियार से हमला होने पर ना धुआं उठेगा और ना धमाका होगा, क्योंकि रूस ईरान को साइबर हथियार दे रहा है, जिसके लिए दोनों देश 2 साल पहले ही डील कर चुके हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह डील रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन के बदले की और उसकी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी प्रोचई लिमिटेड ने ईरान की टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी आरियानटेल को इंटरनेट सेंसरशिप सॉफ्टवेयर देने शुरू कर दिए, जिसके जरिए ये तय किया जा सकता है कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं। और इसी तरह के सॉफ्टवेयर को साइबर हथियार बोला जाता है, जिनकी मदद से साइबर युद्ध तक हो सकता है, जिसमें कोई देश दूसरे देश का जरूरी डेटा चुरा सकता है, इंटरनेट के जरिए गलत अफवाह फैला सकता है और दुश्मन देश के दिमाग से खेल सकता है। पश्चिमी मीडिया ने रूस और ईरान पर इसी तरह की हरकत करने का आरोप लगाया, क्योंकि अटकलें हैं कि रूस की टेलीकॉम कंपनी प्रोचई लिमिटेड का सीधा कनेक्शन वहां की सेना से। ये तक दावा किया गया कि रूस से मिले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ईरान की सरकार ने हिजाब आंदोलन को कुचलने के लिए किया था और उन सभी इलाकों में इंटरनेट की स्पीड स्लो करवा दी जहां आंदोलन उग्र हो रहा था, क्योंकि ऐसा होते ही वीडियो या फिर जानकारी शेयर करना मुश्किल हो गया। यानी रूस से मिले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हिजाब आंदोलन को खत्म करने के लिए किया गया। वैसे ईरान 2009 से ही साइबर हथियार बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुआ। हालांकि रूस से साइबर हथियार मिलने के बाद उसकी क्षमता बढ़ी है, कम से कम पश्चिमी मीडिया का तो यही मानना है, क्योंकि उसने ईरान पर साइबर हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसकी एक यूनिवर्सिटी का डेटा चुराया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान पर उसका पानी चुराने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि ईरान ने इजराइल की वाटर सिस्टम की वेबसाइट को हैक कर लिया था। रूस से डील के बाद ईरान के खतरनाक मंसूबों को पर ही लग गए, क्योंकि शाहिद 136 के बदले उसे मुंह मांगे साइबर हथियार मिले। पश्चिमी मीडिया को डर है कि इन हथियारों से ईरान साइबर वॉर छिड़ सकता है। मतलब एक ऐसी जंग होगी जो इंटरनेट से लड़ी जाएगी।